सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम रीट से संबंधित दूसरा जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसको हल करने वाले हैं। ये प्रश्न पत्र हम हल करें उससे पहले दो बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कल जो मैंने वीडियो डाला था पहला वाला पेपर, उसे देखने के बाद विद्यार्थियों को कुछ कंफ्यूजन हो गया है। थोड़ा सा तो मेरी भी गलती है, मैंने स्पष्टतः पूरी बात को नहीं बताया, तो इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखिए, रीट के पेपर में जब आप लैंग्वेज लेते हैं तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दो भाषाएं लेनी पड़ती हैं। तो दो भाषाओं में आपने संस्कृत को भाषा प्रथम के रूप में लिया है या भाषा सेकंड के रूप में लिया है, इसमें एक डिफरेंस है। उन दोनों का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, पद्यांश और गद्यांश का अंतर आएगा उन दोनों में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि पद्यांश नहीं आएगा, गद्यांश ही आएगा। तो पद्यांश नहीं आएगा तो छंद अलंकार भी नहीं आएंगे, समय ज्ञान भी नहीं आएगा। तो ये जो सारी बातें थी, ये थी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, अगर आपने प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत को लिया है। तो अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत ली है तब तो आपको छंद अलंकार नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पद्यांश नहीं आएगा। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश जो भी लिया है और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत को लिया है तो आपको पद्यांश आएगा, इसलिए आपको छंद अलंकार भी पढ़ने हैं, आपको समय ज्ञान का टॉपिक भी पढ़ना है। तो आशा है ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। आप अच्छे से याद कर लें, अपना जो फॉर्म आपने फिल किया था उसमें चेक कर लें कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लिया है या सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप इसका रिवीजन करें। एक तो बात है ये। दूसरी बात है कि कल जो पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें एक दूसरा क्वेश्चन अव्यय से संबंधित था, तो उसमें 5 अव्यय थे। एक अव्यय ये मुझसे छूट गया था, तो उस तरफ बाद में मेरा ध्यान आप में से ही एक विद्यार्थी ने दिलाया, तो वो हालांकि मैंने कमेंट करके उसको पिन भी कर दिया था, लेकिन अगर आपने कमेंट वगैरह नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखें, उस वाक्य को देखें। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है उसमें 5 अव्ययों का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गई कल के वीडियो की बात। अब हम करते हैं इस प्रश्न पत्र को सॉल्व। तो पहला जो प्रश्न है वो सेम है, गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश है, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता, ये बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में ये भावना आवश्यक है, अवश्य रूप से होनी चाहिए। ततः विकसिता अविकसितयो देशयों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, फिर विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होगी। अगर एक देश दूसरे देश के प्रति बंधुता का व्यवहार रखेगा, निर्मल हृदय से अच्छा व्यवहार रखेगा, तो फिर इस संसार में विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, और सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अब पहला प्रश्न है, इयम इत्यस्य पदस्य लिंगः क। इयम पद का क्या लिंग है, कौन से लिंग का ये पद है? इदम पुल्लिंग, इदम नपुंसकलिंग, इदम स्त्रीलिंग या अव्यय पद है? तो इयम जो होता है वो होता है इदम स्त्रीलिंग का पद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। दूसरा प्रश्न है, एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात् इत्यस्मिन् वाक्ये सह पदस्य योगेन कस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता। इस वाक्य में सह पद के योग में कौन से पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है? अपरेण देशेन में, निर्मलेन में, हृदयेन में या सभी में? तो सह के योग में किसमें तृतीया का प्रयोग हुआ है? तो सह के योग में हुआ है अपरेण देशेन में। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ।
तीसरा प्रश्न है ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्यः कः। इस वाक्य में विशेष्य कौन है? तो इस वाक्य में विशेष्य कौन है? विकसित अविकसितयोः देशयोः स्वस्था या फिर स्पर्धा। तो यहां पर विशेष्य है स्पर्धा और इसका विशेषण हो जाएगा स्वस्था। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2। चौथा प्रश्न है ज्ञान विज्ञानयोः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। ज्ञान विज्ञानयोः पद में कौन सा समास है? तो ज्ञानश्च विज्ञानश्च, इस अर्थ में ज्ञान विज्ञान पद में समास होकर पद बनता है ज्ञान विज्ञानम। और फिर षष्ठी विभक्ति द्विवचन का पद यहां पर जब प्रयुक्त होता है तो पद हो जाता है ज्ञान विज्ञानयो। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें है द्वंद्व समास। पांचवा प्रश्न है अस्मिन् गद्यांशे कति अव्यय पदानि प्रयुक्ता। इस गद्यांश में कितने अव्यय पद प्रयुक्त हुए हैं? तो हमको ये गद्यांश ध्यान से देखना है, कल वाली गलती नहीं करनी है। तो देखिए इयं महती आवश्यकता वर्तते यत्, तो पहला अव्यय हो जाएगा यत्। एकः देशः अपरेण देशेन सह, दूसरा अव्यय हो जाएगा सह। निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्, विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः, तीसरा अव्यय हो जाएगा ततः, जिसका तात्पर्य होता है फिर। विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च, चौथा अव्यय हो गया च, समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। और पांचवा अव्यय हो जाएगा प्राप्तुं। तो यहां पर कितने अव्यय हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितने अव्ययों का प्रयोग इस गद्यांश में किया गया है? 5 अव्ययों का। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा निम्नलिखिता प्रश्ना समाधेया। 6 से 10 तक के प्रश्न पद्यांश को पढ़कर सॉल्व करने हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोदगमयी, नवां भुवि भूरि विलंबिनो घनः, अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धिभिः, स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। फलों का उद्गम हो जाने पर, फल आ जाने पर जो वृक्ष हैं वो नम्र हो जाते हैं। जब बादलों में पानी ज्यादा होता है तो वो झुककर नीचे आ जाते हैं। अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी, जो सत्पुरुष हैं वो समृद्धि के द्वारा विनम्र हो जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो पहला प्रश्न है इसमें, अर्थात छठा प्रश्न है भवन्ति पदस्य धातुम लकारम पुरुषम वचनम च भवति। भवन्ति पद में कौन सी धातु, कौन सा लकार, पुरुष और वचन है? तो भवन्ति जो पद है वो हो जाएगा भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का पद। तो इनमें से जो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 7वां प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांशे कः छन्दः। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है? तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम वर्णों की गणना करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ण हैं। तो 12 वर्णों वाले कौन कौन से छंद होते हैं? इंद्रवज्रा में देखिए 11 होते हैं वर्ण, द्रुत विलंबित में 12 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं और त्वसंतिलिका में 14। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों तो है नहीं। अब वंशस्थ या फिर द्रुत विलंबित, तो द्रुत विलंबित का होता है नभौ भरऊ, अर्थात पहले नगण आएगा, अर्थात तीनों गुरु मिलेंगे, और वंशस्थ में होगा जगण पूर्व में, अर्थात जभान, लघु गुरु लघु। तो हम देखते हैं इस पद्यांश में यहां पर लघु ये हो जाएगा गुरु और ये हो जाएगा लघु। तो क्या हो गया? जभान अर्थात जगण। तो कौन सा छंद यहां पर हो गया? यहां पर हो गया वंशस्थ छंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। 8वां प्रश्न है फलोदगमयी पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। फलोदगमयी पद का संधि विच्छेद क्या होगा? फलोद प्लस गमयी, फलोत प्लस गमयी, फल प्लस उद्गमयी, या फिर फलोदगम प्लस आई।
तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, फल प्लस उद्गमई, और इसमें गुण संधि होकर पद बन जाएगा फलोद्गमई, फलों के आ जाने पर, फलों के आ जाने से। नवा प्रश्न है परोपकारिणाम पदे का विभक्ति। परोपकारिणाम पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया, द्वितीया, षष्ठी या सप्तमी? तो परोपकारिणाम पद में है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। 10वां प्रश्न है अनुद्दतः इत्यत्र उपसर्गः प्रकृति प्रत्यय। कौन सा उपसर्ग और प्रकृति और प्रत्यय यहां पर है? तो अन प्लस उद प्लस कत, अनु प्लस उद प्लस कत, अन प्लस उद प्लस तसिल, या फिर अनु प्लस उद प्लस घय। तो यहां पर अनुपूर्वक उद धातु से कत प्रत्यय करके पद निष्पन्न होता है अनुद्दतः, जिसका तात्पर्य होता है न उद्दता अनुद्दता, अर्थात विनम्र स्वभाव वाले, जो उद्दत नहीं है विनम्र है। 11वां प्रश्न है षट षष्ठी। तो इत्यस्य पदस्य तात्पर्य अस्ति, इस पद का क्या तात्पर्य होगा? तो षष्ठ षष्ठी पद का तात्पर्य 76, 56, 66 या 96, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, 66। 12वां प्रश्न है सार्ध चतुर्वादनम इत्यस्य पदस्य तात्पर्य। सार्ध चतुर्वादनम पद का क्या तात्पर्य है? कितने बजे इसका तात्पर्य है? तो सार्ध चतुर्वादनम हो जाएगा 4:30 बजे, 4 और आधा, तो कितना हो जाएगा? 4:30, तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ब। 13वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणाम कः इत्संज्ञक वर्णः द्विवारं प्रयुज्यते। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत्संज्ञक वर्ण 2 बार प्रयुक्त होता है? ह, ल, ट या ण? तो कौन सा 2 बार प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, न इत्संज्ञक वर्ण। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर प्रश्न पूछा जाए माहेश्वर सूत्राणाम कः वर्णः द्विवारं प्रयुज्यते, तो इसका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा ह वर्ण। और अगर इत्संज्ञक वर्ण के बारे में पूछे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ण वर्ण, ऑप्शन नंबर द। तो आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। 14वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणाम अपर नामः नास्ति। माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम नहीं है। प्रत्याहार सूत्र, व्याकरण सूत्र, अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं? तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण सूत्र, क्योंकि प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होता है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। अक्षरों का बोध इनसे होता है, वर्णों का बोध इनसे होता है, इसलिए इनको अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। 15वां प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे कति अलवर्णा द्वौ उच्चारण स्थानयोः उच्चार्यन्ते। संस्कृत व्याकरण में कितने वर्ण, अल का तात्पर्य है कितने स्वर और व्यंजन वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं? 5, 10, 25 या 9? तो कितने कुल वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 10 वर्ण। अब इसके संबंध में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है। हम चैनल पर बहुत बार संज्ञा प्रकरण को पढ़ चुके हैं, उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ चुके हैं। तो इससे संबंधित वीडियो आपको संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिलेगी। NCERT की पुस्तक के अनुसार भी हमने इसको पढ़ा है, तो वहां पर भी आपको ये वीडियो मिलेगा। इसके अतिरिक्त सेकेंड ग्रेड के लिए भी हमने उच्चारण स्थानों का अध्ययन किया है, तो आप तीनों ही प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको डिटेल में मिलेगा, तो आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। 16वां प्रश्न है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम भवति। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठः, दंता, औष्ठव या मूर्धा? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। 17वां प्रश्न है हरि सागर से सुधा मथता है, अस्य संस्कृतानुवादः स्यात्। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो हरि सागरेण सुधां मथनाति, हरि सागरम सुधां मथ्यते, हरि सागरम सुधां मथनाति या हरिणा सागरम सुधां मथ्यते? क्या सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हरि सागरम सुधाम मथनाति, ऑप्शन नंबर स।
18वां प्रश्न है सा भवने हसति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरु। वह भवन में हंसती है, इसका वाक्य परिवर्तन करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। तो तेन भवनम हस्यते, तया भवनम हस्यते, तया भवने हस्यते या तया भवनः हस्यते। क्या सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो सही वाक्य होगा, सही वाच्य परिवर्तन होगा वो होगा तया भवने हस्यते। इसमें ये भाववाच्य में परिवर्तित करना है हमको कर्तृवाच्य में, तो भाववाच्य में परिवर्तित करते हुए कर्ता को हम तृतीया विभक्ति में कर देंगे। अब ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति का पद होगा तया। भवने जो पद है ये आधार है, तो आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो हसती धातु है, भाववाचक धातु है, अकर्मक धातु है, तो इसका जब परिवर्तन करेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन की धातु हस्यते का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो सही जो वाक्य होगा वो होगा तया भवने हस्यते, उसके द्वारा भवन में हंसा जाता है। 19वां प्रश्न है आत्मनः प्रतिकूलानि खाली स्थानम न समाचरेत, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करके सूक्ति को संयोजित करना है। तो क्या पद आएगा यहाँ पर? परस्य, पराशाम, परेशाम या परानाम। तो क्या उपयुक्त पद होगा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, ऑप्शन नंबर स। 20वां प्रश्न है हिमवता गंगा प्रभवती, रेखांकित पद स्थाने शुद्धम पदम स्यात्। रेखांकित पद के स्थान पर शुद्ध पद क्या होगा? हिमवतात्, हिमवताद्, हिमवतः या हिमवता। तो क्या सही पद होगा? देखिए प्रभवती जहां पर है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो हिमवत जो पद है उसका पंचमी एक वचन का पद बनता है हिमवतः। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। 21वां प्रश्न है मौन वाचनः कतिविधः, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? तो मौन वाचन होता है 3 प्रकार का, सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। 22वां प्रश्न है मौखिका अभिव्यक्ति कस्य कौशलस्य प्रमुख उद्देश्य अस्ति। मौखिक अभिव्यक्ति कौन से कौशल का प्रमुख उद्देश्य होती है? श्रवणस्य, भाषणस्य, पठनस्य, लेखनस्य। तो मौखिक अभिव्यक्ति भाषणस्य यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 23वां प्रश्न है छात्रैः न क्रियते, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है। आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, द्रुत वाचनम। क्या नहीं किया जाता छात्रों के द्वारा? आदर्श वाचनम। 24वां प्रश्न है काठिन्य निवारणे विशेष बलम दीयते, काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है किसमें? गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे या नाटक शिक्षणे। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, गद्य शिक्षणे। गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं वो वस्तुतः काठिन्य निवारण की विधियां होती हैं। ये सारे विषय हम पूर्व में चैनल पर पढ़ चुके हैं, शिक्षण विधियों को भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप शॉर्ट में भी शिक्षण विधियों का एक वीडियो है जो लगभग 35-36 मिनट का है, जिससे आप फटाफट शिक्षण विधियों का रिवीजन कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। या इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षण की एक प्लेलिस्ट है जहां से आप शिक्षण विधियों को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है किम केन कस्मै इत्यादि सहाय्येन प्रश्ना भवन्ति, इत्यादि की सहायता से प्रश्न किसमें किए जाते हैं? कौन सी विधि में किम केन कस्मै की सहायता से प्रश्न किए जाते हैं? सर्वनाम की सहायता से प्रश्न किए जाते हैं। दंडान्वये, खंडान्वये, व्यास विधौ या व्याख्या विधौ। तो जो पद्य है उसके केंद्रीय भाव से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं खंडान्वय विधि में। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। 26वां प्रश्न है भाषा शिक्षणस्य प्रमुखोद्देश्याः सन्ति, भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? ग्रहणम, अभिव्यक्ति, शुद्धोच्चारणम, अ, ब, च, द्वापि। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं ग्रहणम, अभिव्यक्तिश्च। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। 27वां प्रश्न है छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते, छात्रों का ज्ञान विस्तार किया जाता है। अन्वेषण प्रश्नई, केंद्रीय बोध प्रश्नई, मूल्यांकन प्रश्नई या पुनरावृत्ति प्रश्नई। किन प्रश्नों के द्वारा छात्रों के ज्ञान का विस्तार किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अन्वेषण प्रश्नई।
28वां प्रश्न है व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिकोपयुक्त विधि मन्यते। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अनुवाद विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या मौखिक विधि। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर स, आगमन निगमन विधि। 29वां प्रश्न है विचार संप्रेषणे प्रमुखोपायो अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रमुख उपाय है उच्चैकथनम, मधुरा सरला च भाषा, दृश्य श्रव्योपकरणानि सर्वम अपि च। तो विचार संप्रेषण के लिए सारे ही प्रमुख उपाय हैं। विचार संप्रेषण करने के लिए जोर से कथन होना भी आवश्यक है, भाषा का सरल और मधुर होना भी आवश्यक है, दृश्य श्रव्य उपकरणों का होना भी इसमें सहायता करता है, प्रमुख उपाय हो सकते हैं इसके। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। और अंतिम प्रश्न है छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। पाठ्यपुस्तकेन, गृह कार्येन, परीक्षया या भाषणेन। पाठ्यपुस्तक के द्वारा, गृह कार्य के द्वारा, परीक्षा के द्वारा या भाषण के द्वारा। तो यहाँ पर सही जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा परीक्षया। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न हैं। इसी तरीके के प्रश्न आपसे सेकंड लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को ले रखा है तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसे लग रहे हैं, प्रश्न किस प्रकार के हैं, आप और क्या चाहते हैं उसके विषय में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं गद्यांश और पद्यांश से संबंधित ही वीडियो आगे लेकर आऊं, क्योंकि 2 गद्यांश देने का तो कोई तात्पर्य है नहीं। पद्यांश अगर मैं लेकर आऊंगी तो उसमें छंद और अलंकार एक्स्ट्रा में आपके हो जाएंगे। तो आपका क्या मानना है इस विषय में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सब्सक्राइब की बगल में एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको जरूर दबा दें, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।